सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन लीली लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका मैं पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हम जो टॉपिक आज लेकर आए हैं वो बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के सिलेबस के अनुसार हिंदी साहित्य का छायावाद, इससे पहले 2-3 वीडियो हम बना चुके, वो डल चुकी है। मुझे आशा है कि आपने वो देख ली होगी, उसे उनका अध्ययन कर लिया होगा। अब छायावाद की जो अगली कड़ी में आज हम पढ़ेंगे, पिछली वीडियो में हमने छायावाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ा और आज पढ़ेंगे छायावाद के प्रमुख कवियों के बारे में। ठीक है ना? तो आओ शुरू करते हैं। छायावाद के प्रमुख कवि। अब छायावाद के प्रमुख यानी छायावाद इस कालखंड की, इस काव्य धारा की जो शुरुआत की थी, वो 4 कवि थे। 4 कवि इस काव्य धारा के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। वो कौन कौन से थे? नंबर 1 जैसे जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक। उसके बाद दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी। जो साहित्य जगत में निराला के नाम से जाने जाते हैं, निराला। उसके बाद तीसरा है सुमितानंदन पंत, सुमितानंदन पंत। उसके बाद चौथा स्तंभ है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी या निराला, सुमितानंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये 4 कवि छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। यानी प्रश्न कभी भी पूछा जाए कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो वो है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमितानंदन पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है, इन 4 प्रमुख कवियों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे एक एक करके। तो सर्वप्रथम आज हम जो देखते हैं, जिस कवि के बारे में हम अध्ययन करेंगे, वो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। देखिए मित्रों, इस जयशंकर प्रसाद को पढ़ने से पहले मैं कुछ जो 4 कवियों का जो योगदान रहा है, कुछ उनके बारे में थोड़ी सी भूमिका बता देता हूँ कि इनका जो कृतित्व रहा है छायावाद में, वो अत्यंत सराहनीय रहा है। अगर बात की जाए पंत जी के बारे में, प्रसाद के बारे में, तो काव्य की आनंद की प्रसाद जी के बारे में ये बात है कि ये काव्य में आनंद की पराकाष्ठा, आनंद की भूमि पैदा करने वाले थे। आनंद की अगर भूमि देखी जाए तो जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों में देखने को मिलती है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद में जितने भी काव्य कृतियाँ रची हैं, उसमें आनंद की भूमि यानी उन आनंद की पराकाष्ठा, उनको पढ़ने से जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त होता है। दूसरा अगर हम देखें, निराला जी हैं। अब निराला जी जो हैं, निराला जी का जीवन बड़ा संघर्ष में रहा है ना। वो एकाकी जीवन उन्होंने जिया है। तो उनके जो काव्य कृतियाँ, उनकी जो काव्य सर्जना है, उस काव्य कृति की छायावाद के अंतर्गत क्या विशेषता रही है? पौरुष की वाणी में कविता का श्रृंगार, यानी पौरुष की वाणी में कविता का श्रृंगार। कहने का मतलब है
पौरुष की वाणी में कविता के श्रृंगार। इनका कहने का जो तरीका था बड़ा पौरुषपूर्ण था, इनका जीवन पौरुषपूर्ण था, इनका व्यक्तित्व पौरुषपूर्ण था, है ना, पौरुष युक्त था। तो यानी ये पौरुषता की वाणी अपने कविता में, इनकी कविता का वास्तव में श्रृंगार देखा जाए तो उसमें व्यक्तित्व के पौरुष का परिचय मिलता है। उसके बाद आते हैं निराला के बाद पंत हैं। तो पंत क्या है? ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, यानी ऐसी जगह इनका जन्म हुआ जहाँ चारों तरफ रम्य प्रकृति थी, है ना। उनको देख देख कर इन्होंने प्रकृति पर बहुत साहित्य लिखा है, बहुत कविताएं रची हैं इसलिए, और प्रकृति को अनुभूतिपरक, संवेदनशील और कोमल भावों से रचना में व्यक्त किया है। इसलिए इनकी जो रचनाएं पढ़ी जाती हैं तो वो क्या है, कोमल भाव की है, कोमल भाव देखा जाता है। इनके जो भाव है वो अत्यंत कोमल देखा जाता है। उसके बाद है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेव वर्मा, इसमें वेदना के दर्शन होते हैं। वेदना, महादेव वर्मा की काव्य कृतियों में वेदना के दर्शन होते हैं। ये रहस्यवादी कवि रही है और इनका संपूर्ण कृतित्व जो है वो वेदना से पूर्ण है ना। अलौकिक परम आनंद और अलौकिक वेदना की अनुभूति इसमें होती है कि किसमें? महादेव वर्मा के कृतित्व में। तो कहने का तात्पर्य है कि जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेव वर्मा ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। इनकी काव्य रचनाओं में जीवन के सभी पहलुओं को देखा जा सकता है। जीवन के सभी मूल्य, नैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक सभी तत्व इनकी काव्य रचनाओं में देखने को मिलते हैं, जो छायावाद की सहज शैली में हमको पढ़ने को मिलते हैं। आओ विद्यार्थियों, आप फिर देखिए हम जयशंकर प्रसाद के बारे में अध्ययन करते हैं। अब जयशंकर प्रसाद कौन थे? सर्वप्रथम तो ये देखेंगे कि इनका जो जन्म है, इनका जन्म 1889 काशी में हुआ था, काशी में। और कैसे परिवार में? सुंगनी साहू परिवार में। सुंगनी साहू प्रतिष्ठित परिवार, प्रतिष्ठित परिवार, परिवार यानी काशी का ये प्रतिष्ठित परिवार था। और इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। देवी प्रसाद साहू, इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। और तो कहने का मतलब है कि जन्म 1889 में हुआ था, काशी में हुआ था। और सुंगनी साहू, इनके परिवार का नाम सुंगनी साहू था, जो एक प्रतिष्ठित परिवार था। सुंगनी साहू इसलिए कहते थे क्योंकि देवी प्रसाद जो जयशंकर प्रसाद के पिता थे वो एक तंबाकू के बहुत बड़े व्यापारी थे। तंबाकू के बहुत बड़े व्यापारी थे, तंबाकू का व्यापार करते थे, इसलिए सब लोग उनको जानते थे और उनके नाम से उन्हें कोई नहीं पुकारता था। उनका सुंगनी साहू नाम से ही उनके पिता को जानते थे, इसलिए इनका तंबाकू व्यापार होने से इनका परिवार का नाम सुंगनी साहू पड़ा। ठीक है ना? हाँ। अब देखिए इनका जो भारतेंदु का जो जन्म है वो क्या है, यानी जयशंकर प्रसाद के जो जन्म है वो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, भारतेंदु युग का अंतिम समय, अंतिम पड़ाव और इसका प्रारंभ। कहने का मतलब है इसके बीच जन्मे, इन दोनों युगों के संधि काल में जयशंकर प्रसाद का जन्म होता है। भारतेंदु युग का अंतिम पड़ाव और द्विवेदी युग का प्रारंभिक जो दौर था, समय था, उनके बीच में इनके संधि काल में, है ना,
जयशंकर प्रसाद जैसे महाकवि का आविर्भाव हुआ था। हमको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब कहने का मतलब जयशंकर प्रसाद जन्म से ही क्या थे, अनुरागी थे, अनुरागी थे, यानी बहुत प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति थे। और इन्होंने अकादमिक शिक्षा ग्रहण नहीं की कभी भी, विद्यालय कक्षा 6 तक का अध्ययन इन्होंने स्कूली शिक्षा का ग्रहण किया है। उसके बाद यानी कक्षा 6 तक ही स्कूल में पढ़े हैं। उसके बाद स्वाध्याय के कारण इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी आदि कई भाषाओं को इन्होंने स्वाध्याय करके बड़ा ज्ञान अर्जन किया, क्योंकि इनके घर पर इनको पढ़ाने के लिए टीचर्स आते थे, है ना। उस समय काशी के विद्वान आते थे, तो घर पर रहकर इन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी ऐसे ऐसे यानी कई भाषाओं का इन्हें बड़ा अच्छा ज्ञान था, ये पारंगत थे, कहने का मतलब है। उसके बाद काव्य रचना का जो चस्का था इनको बचपन से लग गया, बचपन से ये कविता करने लग गए थे और बचपन से अध्ययनशील प्रवृत्ति के थे, अध्ययन करते थे। उसके बाद अगर इनके बारे में इन्होंने साहित्य को देन क्या दी, साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान क्या रहा, तो वो हम ऐसे देखेंगे। क्यों युगीन परिस्थितियों के अनुसार काव्य के निर्माणकारी तत्वों में इन्होंने शैव दर्शन के आधार पर चलकर शैव दर्शन के आधार पर चलकर शैव दर्शन के आधार पर चल जो शैव दर्शन का जो मंत्र है उसको जीवन में उतारा, और जीवन में उतारकर इतिहास, दर्शन और संस्कृति का परिचय उन पर भावनात्मक लेप करते, यानी इतिहास, संस्कृति और दर्शन इस पर भावनाओं का लेप करके, भावनाओं का रंग चढ़ाकर फिर इनका कृतित्व साधना शुरू होती है। और फिर इन्होंने अनेक विधाओं में लिखना शुरू किया। जैसे मान लेते हैं इन्होंने काव्य भी लिखा है, नाटक भी लिखे हैं और कहानी भी लिखी है, और निबंध भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। काव्य, नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास, यानी लगभग हिंदी की प्रमुख सभी विधाओं में इन्होंने कलम चलाई, और सभी विधाओं में ये बहुत अच्छे कवि के उच्च कोटि के कवि, उच्च कोटि के कहानीकार, उच्च कोटि के निबंधकार और बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कहे जा सकते हैं, यानी बहुत ही अच्छे उपन्यासकार के रूप में उभर कर हमारे सामने आते हैं। इन्होंने लगभग सभी विधाओं में अपनी रचनाएं लिखी है जयशंकर प्रसाद ने। अब देखते हैं इनका कृतित्व क्या था, जयशंकर प्रसाद का कृतित्व। जयशंकर प्रसाद का कृतित्व इनका कृतित्व क्या था। कृतित्व, अब कृतित्व देखें तो काव्य, हम बात कर रहे हैं सिर्फ छायावाद की, तो छायावाद क्या है, एक काव्य धारा है ना। तो सिर्फ इनकी काव्य रचनाओं के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे, तो वो काव्य रचना कौन कौन सी हैं ये देखेंगे, है ना। तो यहाँ सबसे पहले इनके काव्य रचनाओं के नाम लिखेंगे हम, क्या क्या काव्य रचना है। चित्रधार, प्रेम पथिक, दूसरा है प्रेम पथिक, ठीक है ना। चित्रधार, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व,
महाराणा का महत्व। ठीक, उसके बाद नंबर 4 पे कानन कुसुम। नंबर 5 पे आता है कानन कुसुम के बाद झरना आंसू। झरना, फिर आंसू, उसके बाद लहर। ठीक है, लहर आता है। उसके बाद 8 में कामायनी। करुणालय। और कामायनी। ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं, जिनमें जयशंकर प्रसाद की छायावाद या छायावाद से अलग कई काव्य धाराओं से संबंधित रचनाएं इसमें हम देखने को मिलती है। तो देखिए, कहने का मतलब है जयशंकर प्रसाद का काव्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में समृद्ध योगदान रहा है हिंदी साहित्य को। यानी इन्होंने बहुत काव्य रचा है, उच्च कोटि की काव्य रचना की है। और ये जो हम नाम देख रहे हैं, ये इनके काव्य संग्रह हैं, है ना। चित्रधार, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, करुणालय, कामायनी, ये क्या है, इनकी काव्य कृतियों के नाम हैं। अब हम देखते हैं कि करुणालय, ये जो कृति आपको दिखाई दे रही है, ये 1913 में प्रकाशित हुई थी। 1913 में इसका प्रकाशन हुआ था, है ना। और ये दृश्य काव्य है। दृश्य काव्य का मतलब है इसको पढ़ते समय चित्रात्मक शैली में लिखा गया है। ये गीति नाट्य, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य, ये हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है, ये भी ध्यान रखना है हमको। 1913 में इसका प्रकाशन हुआ, दृश्य काव्य है, गीति नाट्य। प्रथम हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कहा जाता है ये, ठीक है ना। इसके बाद में करुणालय। उसके बाद अगर हम देखें प्रेम पथिक ये है, इसमें प्रेम आख्यानक काव्य है। ये प्रेम आख्यानक काव्य है। प्रेम पथिक के बारे में अगर देखें, झरना क्या है, ये झरना। अगर झरने के बारे में हम देखें, इसको मिटा दें हम थोड़ा सा, तो वाजपेयी जी के अनुसार झरना क्या है, छायावाद प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार। यानी छायावाद प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है किसको, झरना को। आचार्य वाजपेयी जी ने कहा कि छायावाद की अगर प्रयोगशाला है जिसमें अनेक कवि ने अपनी कविताओं से प्रयोग किए हैं छायावाद के, उन अगर प्रयोगों को देखा जाए तो उन प्रयोगों में जो झरना काव्य संग्रह है वो छायावाद प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार है। कहने का तात्पर्य जयशंकर प्रसाद ने झरना नामक जो काव्य कृति लिखी है वो छायावाद में प्रथम रचना है ना, इसके प्रथम सृजन है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद देखिए आंसू, लगभग आंसू है, ये वेदना, इसमें वेदना के दर्शन होते हैं, वेदना दर्शन। लहर, अगर लहर के बारे में देखें तो इसमें प्रेम और प्रकृति, प्रेम और प्रकृति,
प्रेम प्रकृति का चित्रण अगर हम देखें, प्रेम और प्रकृति का समन्वय, प्रेम और प्रकृति का संतुलन छायावादी शैली में अगर हम देखें तो लहर काव्य संग्रह को जब पढ़ते हैं तो हम प्रेम और प्रकृति का बड़ा ही सुरम्य मतलब बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें देखने को मिलता है, समन्वय देखने को मिलता है। इसी प्रकार लहर की एक बात और है कि जो लहर काव्य रचना है, लहर काव्य कृति है, इस लहर में 4 आख्यानक कविताएं हैं। इसमें 4 ही कविताएं जो आख्यानक है कथा रूप में। यानी कहने का मतलब है कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, ठीक है ना। दूसरा है पेशोला की प्रतिध्वनि, पेशोला की प्रतिध्वनि, ठीक है। तीसरा अशोक का चिंतन, अशोक की चिंता या प्रलय, एक है प्रलय की छाया, प्रलय की छाया, और ये अशोक की चिंता। ये 4 कविता इसमें है। अशोक की चिंता, ठीक है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया और अशोक का चिंतन, ये 4 आख्यानक जो कविताएं हैं वो लहर नामक काव्य संग्रह में संकलित हैं। अब देखिए हम बात करते हैं अब इसमें महाराणा प्रताप, महाराणे के शौर्य और बलिदान से संबंधित इसमें काव्य कृति है और रचना है। अब हम देखिए थोड़ा सा देखते हैं किस पर, कामायनी पर। यानी कामायनी क्या है? कामायनी एक ऐसी रचना है जिसके आधार पर हम इसका जो जयशंकर प्रसाद की अगर अक्षय कीर्ति का आधार है तो वो कामायनी है। जयशंकर प्रसाद को साहित्य के क्षेत्र में विश्व में जाना जाता है। हिंदी साहित्य के जो काव्य सृजन में उनका जो महत्वपूर्ण स्थान है वो कामायनी के आधार पर है। वैसे तो उन्होंने सारे जो काव्य रचनाएं लिखी, जितने भी कृतित्व है उनका महान ही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिससे यश प्राप्ति हुई है वो कामायनी है। कामायनी 1935 में प्रकाशित हुई थी, ईस्वी में प्रकाशित हुई थी ये 1935 में, ठीक है ना। छायावाद की सर्वश्रेष्ठ कृति, छायावाद की सर्वश्रेष्ठ कृति, सर्वश्रेष्ठ कृति, छायावाद की सर्वश्रेष्ठ कृति, प्रसाद की अक्षय कीर्ति का आधार, अक्षय कीर्ति का आधार क्या है? प्रसाद की अक्षय कीर्ति का आधार है कामायनी। दूसरी बात 15 सर्गों में विभक्त, ये 15 सर्गों में विभक्त, मतलब कहने का मतलब ये जो काव्य कृति है इसको महाकाव्य का दर्जा दिया गया है। कई विद्वान इसको महाकाव्य का दर्जा देते हैं क्योंकि ये इतनी महान कृति है कि जिसको पढ़कर हमें जयशंकर प्रसाद के बौद्धिकता का और उसकी काव्य सर्जना की कुशलता का परिचय मिलता है ना। इसको 15 अध्यायों में विभक्त किया है, यानी सर्ग यानी अध्यायों में विभक्त किया गया है। इसमें है क्या? इसमें श्रद्धा और मनु 2 पात्र प्रमुख रूप से आते हैं सामने।
श्रद्धा और मनु, इनके आधार पर इसमें जो विषय वस्तु है के आधार पर के माध्यम से, इनके माध्यम से सृष्टि का विकास, सृष्टि का विकास कि सृष्टि का विकास किस प्रकार हुआ, प्रलय के बाद मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार मनुष्य पृथ्वी पर आया। इस सृष्टि का विकास अगर जो किया है उस श्रद्धा और मनु ने दोनों ने मिलकर इस मनुष्य जगत को पैदा किया था, मनुष्य जन्म की सृष्टि की थी, है ना। तो वो इसका विषय वस्तु रही है, वो इसका आधार स्तंभ रहा है। और 20वीं सदी की महान कृति के रूप में, ये 20वीं सदी की महान कृति है, 20वीं सदी की, है ना। 20वीं सदी की महान कृति अगर देखा जाए तो वो कामायनी है। इसमें व्यक्ति को, कामायनी विजय को दार्शनिकता, ठीक है ना, आध्यात्मिकता, ठीक है, आध्यात्मिकता, मनोवैज्ञानिकता, ठीक है ना, और मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, यानी कहने का मतलब सांस्कृतिक, इन विशेषताओं के आधार, अगर इन दार्शनिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अगर इस दृष्टिकोण से कामायनी का हम अध्ययन करते हैं तो ये सारे विशेषताएं कामायनी के अंतर्गत हमको मिलती है। ये दार्शनिक रूप से भी श्रेष्ठ रचना है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी श्रेष्ठ रचना है, और आध्यात्मिक रूप से भी श्रेष्ठ रचना है, सांस्कृतिक रूप से भी श्रेष्ठ रचना है 20वीं सदी की कामायनी, ठीक है ना। उसके बाद कामायनी में जीवन की प्रमुख समस्याओं का समाधान है, यानी आनंद की प्रतिष्ठा है। अब देखो, प्रमुख समस्याओं का समाधान कहने का मतलब ये क्या है, प्रमुख समस्याओं का समाधान, है क्या, प्रमुख समस्याओं का समाधान है कामायनी, ठीक है ना। और जीवन का आनंदवाद इसमें है, आनंदवाद से परिपूर्ण रचना, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, अगर शिल्प के आधार पर इसको हम देखें तो शिल्प के आधार पर हम मान लो इसको ऐसे समझ लेंगे कि भाषा, प्रतीक, बिंब, भाषा, प्रतीक, बिंब आदि की दृष्टि से कामायनी आदि की दृष्टि से कामायनी का कला वैभव सर्वश्रेष्ठ है। भाषा के रूप में अगर देखते, इसकी जो भाषा जरूर क्लिष्ट है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जयशंकर प्रसाद ने, लेकिन भाषा विशुद्ध है, परिमार्जित है, प्रांजल भाषा का प्रयोग किया है। प्रतीक, बिंब, यानी बात को प्रतीकों के माध्यम से कहने की बहुत सारे प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। बिंबात्मक यानी चित्रात्मक भाषा का प्रयोग भी हुआ है। अगर इन तीनों चीज़ों के बारे में दृष्टि से हम देखें तो कामायनी का जो कला वैभव है, शिल्प वैभव है, वो अन्य कृतियों से सर्वश्रेष्ठ है। कहने का मतलब ये अद्भुत काव्य रचना है जिसके आधार पर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिए आगे हम देखें, इस प्रकार हमने क्या देखा, कामायनी
जयशंकर प्रसाद के जो कृतित्व है, उनकी जो काव्य रचना है, उसमें अंतिम रचनाएं, ये अंतिम रचनाएं कामायनी 1935 में प्रकाशित हुई, 20वीं सदी में लिखी गई है ना। अंतिम रचना ही जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है ना, जिसमें उस समय के यानी जब पृथ्वी पर सभी देवी देवता निवास करते थे, लेकिन अनिति और अपराध और मतलब व्यभिचार के कारण जब पृथ्वी का प्रलय हुई तो बरसात हुई, कई दिनों तक बरसात में पूरे पानी में जलमग्न हो गई पृथ्वी। तब श्रद्धा और मनु, ये दो पात्र जो यहाँ आते हैं, श्रद्धा और मनु ही, ईश्वर की कृपा से ये दो जीव ही बचे और इनके संसर्ग से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तभी तो हमको मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य के हम अंश हैं, मनु के अंश हैं, इसलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। और सृष्टि का जो विकास हुआ उस श्रद्धा और मनु के संयोग से हुआ है ना, इनके संयोग से हुआ। उसके बाद ये पूरी विषय वस्तु हमें कामायनी में देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है 1935 में प्रकाशित छायावाद सर्वश्रेष्ठ कृति है ये। प्रसाद की अक्षय कीर्ति का आधार भी यही है, यही है। 15 सर्गों में विभक्त, ये 15 अध्याय में विभक्त है। उसके बाद श्रद्धा और मनु के माध्यम सृष्टि का आधार है। ये इसमें उच्च कोटि की दार्शनिकता, आध्यात्मिकता, मनोवैज्ञानिकता और सांस्कृतिक विशेषताएं कामायनी में देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा छायावाद के 4 स्तंभों में से प्रथम स्तंभ जयशंकर प्रसाद को, है ना। उनका जीवन, संक्षिप्त जीवन परिचय देखा, उनके कृतित्व के बारे में समझे। और इसी प्रकार आज का वीडियो में इतना ही है, हम इसको विराम देते हैं। फिर कल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पढ़ेंगे, उनके कृतित्व के बारे में, उनका जन्म के बारे में हैं, और हिंदी साहित्य का क्या योगदान दिया, ये भी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।